हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे सीआरपीसी और आज हम सीआरपीसी में आ गए हैं चैप्टर नंबर 15 में कंप्लेंट्स पे। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 200 से। 200 में हमें बता रखा है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट के जो भी कंप्लेन आएगी मजिस्ट्रेट के पास उसे वो एग्ज़ामिन करना पड़ेगा कंप्लेन को। तो इसमें हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया कंप्लेन पे तो उसे कंप्लेन में जो भी तो उसने जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेस प्रेजेंट है उनका उन्हें एग्ज़ामिनेशन मजिस्ट्रेट को एग्ज़ामिनेशन लेना पड़ेगा और उस एग्ज़ामिनेशन को फिर उन्हें रिड्यूस टू राइटिंग के उसे लिखित में लिखना पड़ेगा और जो वो लिखा गया है उसे फिर साइन किया जाएगा कंप्लेनेंट विटनेस और मजिस्ट्रेट द्वारा। प्रोवाइडेड में हमें बता रखा है कि हमें किन किन लोगों का एग्ज़ामिनेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बता रखा है कि कंप्लेन अगर राइटिंग में हुई है तो मजिस्ट्रेट को इन दो ए और बी में इनको एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत नहीं है। ए में जो हमें बता रखा है वो है पब्लिक सर्वेंट कि अगर ने पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई अपनी ड्यूटी के दौरान कोई कंप्लेन करी है तो उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं लिया जाएगा। अगर कोर्ट ने कोई कंप्लेन करी है तो उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं लिया जाएगा। बी में हमें बता रखा है मजिस्ट्रेट ने अगर मेक ओवर कराए केस को अंडर सेक्शन 192 में तो उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं लिया जाएगा। और इसमें एक बात और बता रखी है प्रोवाइडेड में कि अगर मजिस्ट्रेट ने मेक ओवर करा है केस या फिर ट्रांसफ़र करा है केस अंडर सेक्शन 192 में और जिस मजिस्ट्रेट ने ट्रांसफ़र कराए केस उसने एग्ज़ामिनेशन कर दिया था विटनेस और कंप्लेनेंट का तो मजिस्ट्रेट को री एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 201 में हमें बता रखा है कि प्रोसीजर व्हेन मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस कि जब मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इसमें हमें बता रखा है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आई और वो मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है और वो कंप्लेंट अगर राइटिंग में है तो वो उसे प्रॉपर कोर्ट में उसे भेज देगा और एक एंडोर्समेंट के साथ भेजेगा। और अगर बी में हमें बता रखा है कि अगर कंप्लेन राइटिंग में नहीं है तो वो उसे बस डायरेक्ट कर देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में कंप्लेन करिए। 201 में हमें बता रखा है 202 अब हम आ गए हैं 202 में हमें बता रखा है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस कि मजिस्ट्रेट को जब कंप्लेन कंप्लेन मिली और वो मजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए उस कंप्लेन का और या फिर उसके पास 192 में कोई केस आया है। और क्या कहते हैं एक्यूज़ अगर उसके एक्यूज़ वहाँ रहता है जहाँ पे उस मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन नहीं है तो वो उसे पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस को या फिर इंक्वायर करेगा उस केस में और डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा कि इस केस में सफिशेंट ग्राउंड प्रोसीडिंग के हैं या नहीं है। इसमें हमें सेक्शन 202 में आगे बता रखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो सेट डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन बी मेड के इन लोगों के खिलाफ कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन की मजिस्ट्रेट द्वारा अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेन जो की गई है वो ट्रायबल है एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन के कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा वो ट्रायल किया जाएगा। बी में हमें बता रखा है कि अगर कंप्लेनेंट और विटनेस अगर सेक्शन 200 में एग्ज़ामिन हो गए हैं तो उनका फिर से एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा। सेकंड क्लॉज में हमें बता रखा है कि जो सब सेक्शन 1 था अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो एविडेंस ले सकता है विटनेस के ओन ओथ पे वो विटनेस के एविडेंस ले सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऑफेंस जो है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा चलाया जाएगा तो वो सब विटनेस को बुलाएगा और सब विटनेस को एग्ज़ामिन कर सकता है और वो उनके ओथ पे और वो उनको ओथ पे उनके उनसे एविडेंस ले सकता है।
थर्ड क्लॉज में हमें बता रखा है कि इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दी गई है मजिस्ट्रेट द्वारा, मगर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर द्वारा नहीं हो रही है, वो किसी पर्सन द्वारा हो रही है। तो उस पर्सन के पास सारी पावर होंगी इन्वेस्टिगेशन की, जो कि एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास होती है, मगर उस पर अरेस्ट विदाउट वारंट की पावर नहीं होंगी। सेक्शन 203 में हमें बता रखा है कि कंप्लेंट कब डिसमिस कर दी जाएंगी। तो अगर तो अगर तो जज ने क्या कहते हैं, सारी स्टेटमेंट को कंसीडरेशन में ले लिया है और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो 202 में की गई थी उसका रिजल्ट आ गया है, और मजिस्ट्रेट अपना ओपिनियन बनाता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो कंप्लेन को डिसमिस कर सकता है, और उसे अपने रीज़न जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। तो अब ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया है, चैप्टर 16, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। कि अब कंप्लेन तो हो गई, अब कंप्लेन के बाद प्रोसीडिंग शुरू होंगी। तो प्रोसीडिंग में सबसे पहले आता है 204, इशू ऑफ प्रोसेस। तो इशू ऑफ प्रोसेस में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है ऑफेंस का, और उसे लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीडिंग के, तो वो प्रोसीड करेगा। अगर समन केस है तो समन भेजेगा एक्यूज्ड को, और अगर वारंट केस है तो वारंट भेजेगा या समन भेजेगा एक्यूज्ड को कि वो अपीयर हो मजिस्ट्रेट के सामने, या तो उसे लाया जाए अगर वो कस्टडी में है, और कस्टडी में नहीं है तो वो खुद आएगा, और मजिस्ट्रेट उसमें स्पेसिफिक टाइम बताएगा कि आपको इस टाइम आना है और इस टाइम आपको आपको कोर्ट में पेश होना है। सेकंड हमें बता रखा है सेकंड सब क्लॉज में कि कोई समन और वारंट क्या कहते हैं, समन और वारंट अक्यूज्ड के खिलाफ नहीं इशू होगा जब तक के प्रोसिक्यूशन के विटनेस का एविडेंस नहीं ले लिया जाता। थर्ड क्लॉज में हमें बता रखा है कि अगर प्रोसीडिंग लाई गई है कंप्लेन में, और वो कंप्लेन जो है लिखित में है, तो समन और वारंट इशू किए जाएंगे सबसेक्शन 1 के अंदर, और उन समन और वारंट के साथ जो कॉपी होगी कंप्लेन की वो भी लगा के भेजी जाएगी। क्लॉज 4 में हमें बता रखा है कि अगर कोई प्रोसेस फ़ी है ना, और वो प्रोसेस फ़ी नहीं दी गई, तो क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट उसे डिसमिस कर सकता है कंप्लेन को, अगर प्रोसेस फ़ी नहीं दी गई है। और इसमें क्लॉज 5 में हमें बता रखा है कि ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 87 पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 205 में हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो वो पर्सनल अटेंडेंस जो है एक्यूज्ड की वो माफ़ कर सकता है, कि एक्यूज्ड को पर्सनली कोर्ट में पेश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो इसमें हमें बता रखा है कि मजिस्ट्रेट ने समन इशू करे, और मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसका पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है, तो वो कह सकता है कि आप अपने प्लीडर के द्वारा अपीयर हो सकते हैं। और इसमें सेकंड में बता रखा है कि मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी कर रहा है, और मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उस केस को देख रहा है, मतलब एक तरीके से। और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे पर्सनल अटेंडेंस एक्यूज की मांग सकता है, अगर नेसेसरी उसे लगे तो सेक्शन 206 में हमें बता रखा है कि स्पेशल समन इन केस ऑफ पैटी ऑफेंस, के स्पेशल समन भेजे जाएंगे पैटी ऑफेंस के केस में, कि जब मजिस्ट्रेट ने कोई केस लिया किसी पैटी ऑफेंस का, और जो कि समरली डिस्पोज किया जा सकता है 260 और 261 के अंदर है, तो एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट समन भेजेगा अपीयर होने के लिए कोर्ट में, या तो वो इन पर्सन अपीयर हो सकता है या फिर वो अपने प्लीडर के द्वारा भी अपीयर हो सकता है। पैटी ऑफेंस बहुत छोटे ऑफेंस होते हैं,
और इसमें वो इन पर्सन या प्लीडर के द्वारा वो कोर्ट में अपीयर होगा। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, और अगर क्या कहते हैं, इसमें एक बात और बता रखी है कि अगर जो अक्यूज्ड है वो प्लीड गिल्टी करना चाहता है विदाउट अपीयरिंग टू मजिस्ट्रेट, है ना, तो वो प्लीड गिल्टी कर सकता है। वो प्लीड गिल्टी करने के बाद उसे जो अपना उनने प्ली करी है उसे राइटिंग में लिखेगा, और राइटिंग में लिखने के बाद मजिस्ट्रेट को वो बाय पोस्ट या किसी मैसेंजर द्वारा भेज सकता है। और उसमें जो अमाउंट स्पेसिफाई था समन में, है ना, तो वो जो वो उस अमाउंट को भी पे करेगा, या तो वो इन पर्सन आके पे करेगा या फिर अपने प्लीडर के द्वारा वो आके पे करेगा। इसमें प्रोवाइडेड में बता रखा है कि जो समन होगा उस समन में 1,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं लगा होना चाहिए उस एक्यूज़ पे, अमाउंट ऑफ फाइन। और हमें क्लॉज 2 में बता रखा है पैटी ऑफेंस क्या होते हैं। तो इसमें पैटी ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि पनिशेबल हैं नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज़, जो कि फ़ाइन जिनमें जो पनिशमेंट है वो सिर्फ फ़ाइन है, और वो फ़ाइन जो है 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन आप नहीं लगा सकते पैटी ऑफेंस में। और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस पनिशेबल हैं वो नहीं आते हैं। तो सेक्शन 207 में बता रखा है कि सप्लाई टू द अक्यूज्ड अ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट। तो अगर क्या कहते हैं, अगर प्रोसीडिंग आ गई है पुलिस रिपोर्ट पे, और पुलिस रिपोर्ट पे कोई केस आया है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट विदाउट डिले एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी इन सब की देगा। किन किन की, ये हमें 5 चीज़ें दे रखी हैं कि पहले तो वो पुलिस रिपोर्ट की कॉपी देगा जो उसके खिलाफ़ रिपोर्ट हुई है। दूसरा, उसके खिलाफ़ जो एफआईआर हुई है वो उसे देगा। तीसरे में हमें बता रखा है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी सब सेक्शन 3 ऑफ 161 में, वो उसे स्टेटमेंट देगा। और अगर कोई विटनेस एग्जामिन किया गया है तो उसको भी देगा वो। और इसमें जो सब सेक्शन 6 ऑफ 173 में जो बता रखा है वो नहीं दी जाएंगी। फोर्थ में हमें बता रखा है कि जो भी कन्फेशन और स्टेटमेंट सेक्शन 164 में लिए गए थे उससे, तो वो उन कन्फेशन और स्टेटमेंट की एक कॉपी एक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगा। ये एक्यूज्ड का राइट है, इसके बिना प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हम आगे समरी केस और वारंट केस में पढ़ेंगे तो पहले यही बताया जाता है कि मजिस्ट्रेट जो है पहले कंप्लाई करेगा कि अक्यूज्ड को 207 के अंदर जो डॉक्यूमेंट उसे मिलने चाहिए थे वो डॉक्यूमेंट मिले हैं या नहीं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं तो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। फिफ्थ में हमें बता रखा है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट के कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट हैं केस से रिलेटेड है, तो वो उसे एक्यूज्ड को प्रोवाइड करेगा, जो कि हमें सब सेक्शन 5 ऑफ 173 में दे रखा है। तो सेक्शन 208 में हमें बता रखा है, ऊपर तो हमें बता रखा था कि जो जनरल, एक 207 में हमें एक जनरल रूल बता रखा था, 208 में हमें एक्सक्लूसिवली बता रखा है कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। अगर कोई इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई केस आया है 200, अगर कोई केस आया है और वो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय है और उसका ट्रायल जो है कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है, तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड को स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए थे 200 और 202 में हैं, या फिर जो भी पर्सन एग्ज़ामिन किए गए थे, तो जो पर्सन एग्ज़ामिन किए गए थे उनको बारे में वो उनकी उनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे थे 200 और 202 में, और जो भी पर्सन एग्ज़ामिन किए गए हैं मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी वो रिपोर्ट एक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। इसमें आगे हमें बता रखा है सेकंड में जो भी स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड करे गए हैं 161 और 164 में, वो भी एक्यूज्ड को वो प्रोवाइड करेगा कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट। और थर्ड में हमें बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे गए थे मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो उन डॉक्यूमेंट को भी उसे एक कॉपी उनकी देगा। और इसमें आगे बता रखा है प्रोवाइडेड में कि अगर मजिस्ट्रेट जो है सेटिस्फाई है कि कोई डॉक्यूमेंट जो है बहुत बड़ा है, मतलब मान लीजिए 30-40 हज़ार पेज हैं उसमें, तो वो उसकी कॉपी तो नहीं दे सकता उसे, तो वो एक्यूज्ड को डायरेक्ट कर देगा कि
आप इसको देख सकते हैं, मगर इसे सिर्फ आप कोर्ट में आके देख सकते हैं, या तो पर्सनली देख सकते हैं या फिर आप अपने प्लीडर के थ्रू इसे देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर लिया ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो सेक्शन 209 में हमें बता रखा है कि कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। इसका मतलब है कि हमने पहले ही पढ़ा था 193 में कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन में केस आएगा वो कमिटमेंट के थ्रू आएगा, कोई ओरिजिनल जुरिडिक्शन का केस कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं आता है। तो इसमें जब कोई केस इंस्टीट्यूट करा गया है पुलिस रिपोर्ट पे और वो मजिस्ट्रेट के सामने आया है, एक्यूज्ड है ना, एक्यूज्ड को या तो लाया गया है या फिर उसे पकड़ के लाए हैं या फिर वो खुद ही अपीयर हो गया है, और बाद में पता चलता है कि ये जो केस है ये तो ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, कमिट कर देगा केस को आफ्टर। ए में हमें बता रखा है कि वो केस को कमिट तो कर देगा, मगर 207 और 208 का अगर पालन हुआ है तो वो कमिट करेगा, वरना कमिट नहीं करेगा केस को। बी में हमें बता रखा है कि रिमांड पे भेज सकता है वो अक्यूज्ड को अनटिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। सी में हमें बता रखा है कि कोर्ट जो है सेंड करेगा रिकॉर्ड ऑफ द केस, डॉक्यूमेंट या कोई आर्टिकल, और वो जो रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट या आर्टिकल भेजे गए हैं वो एविडेंस के लिए प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। और डी में हमें बताया है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे नोटिफाई किया जाएगा कि केस का कमिटमेंट हो गया है और आप इस केस को अब कोर्ट ऑफ सेशन में जाके देखिए। सेक्शन नंबर 210 में हमें बता रखा है कि अगर मान लीजिए कंप्लेन केस भी आ गया है और उस कंप्लेन केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी ऑफेंस के बारे में, तो इसमें हमें बता रखा है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं सेक्शन सब सेक्शन 1 में कि अगर केस इंस्टीट्यूट किया गया है कंप्लेन पे और मजिस्ट्रेट को लगता है इंक्वायरी के दौरान कि इन्वेस्टिगेशन जो है इसकी हो रही है, इस केस की किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है इस केस में, तो जो इंक्वायरी और ट्रायल जो चल रहा था तो वो उस इंक्वायरी और ट्रायल में स्टे कर देगा, प्रोसीडिंग प्रोसीडिंग का स्टे कर देगा, और स्टे करने के बाद वो उस पुलिस ऑफिसर से कहेगा कि आप जो है इस केस के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर मेरे को रिपोर्ट चाहिए, और फिर ये केस आगे बढ़ेगा जब ऑफिसर रिपोर्ट दे देगा। तो सेकंड में हमें बता रखा है कि के रिपोर्ट जो बनाई गई है वो रिपोर्ट बना दी गई है पुलिस ऑफिसर द्वारा अंडर सेक्शन 173 में, है ना। तो रिपोर्ट बनाने के बाद मजिस्ट्रेट जो है ऐसे ट्राई करेगा उस कंप्लेन केस को कि जैसे वो पुलिस रिपोर्ट पे आया था। थर्ड में हमें बता रखा है कि पुलिस रिपोर्ट जो है किसी भी एक्यूज से रिलेट नहीं करती है जिसके बारे में कंप्लेन आई थी, तो मजिस्ट्रेट जो है पहले वाली प्रोसीडिंग को फिर से बढ़ा देगा और उसे उस स्टे को वो हटा देगा जो उसने पहले स्टे लगाया था उस प्रोसीडिंग पे, वो उस स्टे को हटा के और जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो उन्हीं प्रोसीडिंग पे फिर वो आगे इंक्वायरी और ट्रायल चलाएगा मजिस्ट्रेट। तो अब हम ये नए चैप्टर पे आ गए हैं, हम हमारे 200 नए चैप्टर में आ गए हैं। अब ये हमारे चार्ज में जो है हमारा चैप्टर 17, और हमें चार्ज दे रखा है 211 से 224 तक। तो चार्ज की डेफिनेशन वैसे हमें चार्ज बता तो रखा है कि चार्ज होता क्या है। 2B में हमें चार्ज बताया था कि कंटेन मोर हेड देन वन, के एक से ज़्यादा चार्ज भी अगर होगा तो उसे हम चार्ज ही मानेंगे, मगर इसकी जो डेफिनेशन है जो कि चार्ज होता क्या है वो हमें सेक्शन नंबर 211 में बता रखा है। तो इसमें 211 पढ़ते हैं कंटेंट्स ऑफ चार्ज। के कंटेंट्स ऑफ चार्ज में क्या होगा कि चार्ज जो है ऑफेंस बताएगा कि आप एक्यूज के ऊपर ये ऑफेंस लगा है। दो सेकंड नंबर में हमें बता रखा है कि अगर
लॉ ने कोई स्पेसिफिक नाम बता रखा है उस ऑफेंस का, मान लीजिए मर्डर है, तो मर्डर तो अगर चार्ज लगेगा तो उसके ऊपर लिखा जा सकता है कि आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हैं, क्योंकि लॉ ने इसका एक स्पेसिफिक नाम बना रखा है। थर्ड में हमें बता रखा है कि अगर लॉ ने स्पेसिफिक नाम नहीं बता रखा है तो उसकी डेफिनेशन लिख दी जाएगी चार्ज में, और उस एक्यूज्ड को बता दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये चार्ज लगे हैं। फोर्थ में हमें बता रखा है कि जो जो क्या कहते हैं सेक्शन जो होता है, जैसे मर्डर हमारा 300 में दे रखा है आईपीसी में, तो ये भी चार्ज में लिखा जाएगा कि सेक्शन नंबर भी चार्ज में लिखा जाएगा। तो हमें सब सेक्शन 5 में बता रखा है कि अगर चार्ज जो है अगर क्या कहते हैं चार्ज का पता चल रहा है किसी स्टेटमेंट द्वारा, तो उस स्टेटमेंट को भी लिखा जाएगा चार्ज में। और सिक्स्थ में हमें बता रखा है कि जो चार्ज होगा वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में लिखा जाएगा, कि जैसी जो भाषा कोर्ट में यूज़ की जाती है उस भाषा के उस वही भाषा में वो चार्ज लिखा जाएगा। सेवेंथ में हमें बता रखा है कि सेवेंथ सब सेक्शन में हमें बता रखा है कि अगर एक्यूज जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड है और उस प्रीवियस कन्विक्शन के वजह से जो एक्यूज को ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर कोई दूसरे प्रकार की पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो जो चार्ज है उसमें प्रीवियस कन्विक्शन भी लिखा जाएगा। और इसमें एक बात और बता रखी है कि कोर्ट अगर कोर्ट अगर भूल जाता है प्रीवियस कन्विक्शन लिखना, तो कोर्ट क्या कहते हैं किसी भी टाइम पे उसे कोर्ट क्या कहते हैं ऐड कर सकता है बिफोर बिफोर सेंटेंस इज पास्ड, के सेंटेंस पास करने से पहले, उसे सज़ा देने से पहले कोर्ट क्या कहते हैं चार्ज ऐड कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 212 में हमें बता रखा है पर्टिकुलर्स के चार्ज में जो है जो चार्ज में क्या कहते हैं टाइम, प्लेस और पर्सन का नाम भी लिखा जाना चाहिए। इसमें सब सेक्शन 1 में हमें बता रखा है कि चार्ज में जो उस पर्सन ने ऑफेंस किया है और जिस पर्सन के खिलाफ ऑफेंस किया है उस पर्सन का भी नाम उसमें होना चाहिए। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर पर्सन जो एक्यूज्ड है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन से चार्ज है, तो उसमें क्या कहते हैं ग्रोस के उसमें क्या कहते हैं जिस मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ वो चार्ज है उस मूवेबल प्रॉपर्टी को भी लिखना होगा। और उसमें ये भी लिखना होगा चार्ज में कि किन किन डेटों के बीच किस तारीख से किस तारीख के बीच उसने ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। और ये क्या कहते हैं चार्ज जो बनाया जाएगा फिर वो चार्ज माना जाएगा डीम टू बी अ चार्ज विद इन द सेक्शन ऑफ 219 के अंदर वो चार्ज माना जाएगा। तो सेक्शन 213 में हमें बता रखा है कि वैन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, के मान लीजिए 211 और 212 में इसमें हमें बता रखा है कि 211 और 212 में जो चार्ज बनाए गए वो क्या कहते हैं सफिशेंट, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल पक्के तरीके से बता सकें, कि वो ये नहीं बता पा रहे हैं चार्ज कि इस पर्सन ने क्या ऑफेंस किया है। तो तो क्या कहते हैं वो उसका मैनर, किस मैनर में उसने वो ऑफेंस किया है वो उसका मैनर भी उसमें लिख सकते हैं और वो चार्ज माना जाएगा। इसमें हमें इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि मान लीजिए अगर थेफ्ट करता है, अगर कोई पर्सन जो है थेफ्ट करता है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ सर्टेन आर्टिकल एट सर्टेन टाइम एंड प्लेस, चार्ज नीड नॉट टू बी सेट आउट इन मैनर विच द थेफ्ट वाज अफेक्टेड, के इसमें अगर मान लीजिए ए ने चोरी करी और उसमें क्या कहते हैं चोरी करने के बाद किसी सर्टेन जगह पे जाके चोरी करी, तो चार्ज में क्या कहते हैं इसका मैनर भी लिखा जा सकता है। बी में हमें बता रखा है कि ए ने बी के साथ चीटिंग करी, तो चार्ज में इसका ये भी मैनर बताया जा सकता है कि चार्ज ने किस किस तरीके से बी के साथ चीटिंग करी थी। तो सेक्शन नंबर 214 में आ गए हैं हम 214 में के इसमें हमें बता रखा है कि अगर कोई बाय वर्ड्स
हमने डिस्क्राइब कर रखा है ऑफेंस चार्ज में, तो वो उस तरीके से हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा चार्ज में वो ऑफेंस जिस तरीके से वो लॉ में पनिशेबल है। 215 में हमें बता रखा है इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स। तो कोई भी इफ़ेक्ट, अगर मान लीजिए कोई क्लैरिकल इफ़ेक्ट है ना, और वो क्लैरिकल इफ़ेक्ट क्या कहते हैं, एक्यूज को मिसलेड या फिर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं करता है तो कोई बात नहीं। और अगर वो चार्ज क्या कहते हैं, चार्ज में ऐसा एरर है कि वो एक्यूज को मिसलेड कर रहा है और वो मिसलीड या ओमिशन क्या कहते हैं फेलियर ऑफ जस्टिस का कारण बन सकता है, तो वो उस इफ़ेक्ट को सही कर सकती है कोर्ट। तो अब हम आ गए हैं 216 पे। 216 में हमें बता रखा है कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, के कोर्ट किस किस टाइम पे चार्ज को ऑल्टर कर सकती है। तो इसमें हमें फर्स्ट में बता रखा है कि कोर्ट क्या कहते हैं किसी भी टाइम पे ऑल्टर कर सकती है या ऐड कर सकती है चार्ज को बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले। और सेकंड में हमें बता रखा है कि जो भी अल्ट्रेशन या एडिशन किया जाएगा चार्ज में वो एक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा। थर्ड में हमें बता रखा है कि जो एडिशन या अल्ट्रेशन करा गया है और वो क्या कहते हैं एक्यूज्ड को प्रीजुडाइज कर रहा है, कि मतलब एक्यूज्ड क्या कहते हैं अपना डिफेंस उसमें तैयार नहीं कर पा रहा है, तो कोर्ट क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं कोर्ट ऐसे प्रोसीड करेगा जैसे कि वो उसी प्रोसीड विद ट्रायल एज इफ ऑल्टर और एडिड चार्ज हैज़ बीन द ओरिजिनल चार्ज, के कोर्ट ऐसे प्रोसीड करेगा कि क्या कहते हैं कि कोर्ट ऐसे। अच्छा, इसमें हमें थर्ड में हमें बता रखा है कि कोई एडिशन और ऑल्ट्रेशन करा गया है जो कि जो कि डिफेंस को प्रीजुडाइज नहीं कर रहा है, कि वो डिफेंस को परेशान नहीं कर रहा है, ऐसा चार्ज अगर ऑल्टर या ऐड करा गया है तो कोर्ट ऐसे ट्रायल को आगे तो कोर्ट ऐसे प्रोसीड करेगा कि जैसे वो चार्ज ओरिजिनल उसके ऊपर लगाया गया था, एक्यूज्ड के ऊपर लगाया गया था। फोर्थ में हमें बता रखा है कि कोई एडिशन या ऑल्ट्रेशन करा गया है जो कि एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर को प्रीजुडाइज कर रहा है, कि वो उन्हें हानि पहुंचा रहा है और वो उसकी डिफेंस के लिए तैयार नहीं है, तो वो तो कोर्ट क्या कहते हैं नया ट्रायल डायरेक्ट कर सकता है या फिर कोर्ट को एडजॉर्न कर सकता है। फिफ्थ में हमें बता रखा है कि ऑफेंस हमें स्टेट करा गया था चार्ज में और वो प्रीवियस, तो उसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी जो कि नेसेसरी होगी। तो हमें प्रीवियस सैंक्शन लेनी होगी जो कि क्या कहते हैं ऑफेंस, इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर और एडिड चार्ज प्रोसिक्यूशन of which previous sanction necessary, case shall not proceed until such sanction is obtained। तो अगर कोई चार्ज ऑल्टर या ऐड करा गया है और उसमें क्या कहते हैं प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन चाहिए, तो प्रोसीडिंग तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन नहीं मिल जाता है, और अगर मिल गया है तो प्रोसीडिंग आगे बढ़ जाएगी। तो 217 में हमें बता रखा है कि जब चार्ज क्या कहते हैं ऑल्टर कर दिया गया है, तो चार्ज अगर ऑल्टर कर दिया गया है तो विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है। इसमें हमें बता रखा है कि जब भी चार्ज ऑल्टर या ऐड करा गया है तो और प्रोस एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर के पास ये है कि वो रिकॉल या रीसमन या एग्ज़ामिन कर सकते हैं किसी भी ऐसे विटनेस को जिसका पहले एग्ज़ामिनेशन हो गया है। और अगर कोर्ट क्या कहते हैं किसी ऐसे उसका एग्ज़ामिन नहीं करवा रहा है तो कोर्ट को क्या कहते हैं अपने रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में। और अगर क्या कहते हैं कोर्ट को लगता है कि जो ऐसा एग्ज़ामिनेशन है जो कि डिफीट कर रहा है एंड्स ऑफ जस्टिस को, तो कोर्ट उसका एग्ज़ामिनेशन नहीं करवाएगी। बी में हमें बता रखा है कि कोर्ट क्या कहते हैं ऐसे उन पर्सन को भी बुला सकती है कि जो कोर्ट को लगे कि हाँ ये रीज़नेबल है कि इसका भी एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए। तो अब हम आ गए हैं जॉइंडर ऑफ चार्ज में। तो हमें सेक्शन नंबर 218 में जनरल रूल बता रखा है कि हर
डिस्टिंक्ट ऑफेंस का, हर अलग ऑफेंस का एक अलग चार्ज बनाया जाएगा और हर एक चार्ज को अलग अलग ट्राई किया जाएगा। इसमें प्रोवाइडेड में दे रखा है कि अक्यूज पर्सन अगर बाय एप्लीकेशन इन राइटिंग के वो एप्लीकेशन देता है राइटिंग में मजिस्ट्रेट को कि मेरे ऊपर जितने भी ये चार्ज लगाए गए हैं उन सब चार्ज का एक ही ट्रायल में उसे ट्राई किया जाए। तो एक तो मजिस्ट्रेट क्या कहते हैं, उन सब चार्जों को इकट्ठा करके उस पर्सन के ऊपर लगा के और उसे ट्राई कर सकता है। इसमें सेकंड में हमें बता रखा है कि जो सबसेक्शन 1 में जो भी बातें बता रखी हैं वो प्रोविज़न जो है 219, 220, 221 और 223 पे नहीं लगेंगे। तो सेक्शन नंबर 219 एक एक्सेप्शन है जॉइंडर ऑफ चार्ज का, कि अगर मान लीजिए 3 ऑफेंस, इसमें बता रखा है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर में बी चार्ज टुगेदर। तो इसमें हमें 218 में तो बता रखा था कि हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस का एक डिस्टिंक्ट चार्ज बनाया जाएगा, तो मगर हमें 219 में एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने को ऑफेंस करा 1 साल के अंदर अंदर, है ना, 1 साल में उनने मान लीजिए तीन तीन ऑफेंस करे और वो तीनों ऑफेंस एक ही जैसे ऑफेंस है। मान लीजिए उनने 1 साल में 3 बार चोरी करी, है ना, तो उसके ऊपर वो तीनों चोरी का इंजाम जो है एक ही ट्रायल में चलाया जा सकता है। ये हमें सेक्शन नंबर 219 बता रहा है। और इसमें क्या कहते हैं, 3 से ज़्यादा चार्ज को एक साथ नहीं ला सकते हैं। मान लीजिए अगर उनने 4 करा तो चौथे के लिए वो उसके लिए नया अलग ट्रायल चलाया जाएगा। तो सेक्शन 220 में हमें बता रखा है ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस। इसमें हमें बता रखा है फर्स्ट में कि अगर कोई उनने सीरीज़ ऑफ एक्ट के एक सीरीज़ ऑफ एक्ट ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से कि वो सेम ट्रांजैक्शन हमें कि वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन में आ रहा है, तो जो पर्सन है उसे चार्ज किया जा सकता है और उसे एक ही ट्रायल में चलाया जा सकता है। उस पर जितने भी चार्ज लगे हैं, मान लीजिए उसने चोरी करने गया वो, और चोरी करने के बाद जब वो चोरी कर रहा था तो उस टाइम पे कोई पर्सन आ जाता है और उसे चोरी करने से रोकने लग जाता है, तो वो उसे मार के भागा। और फिर उसके बाद जब वो उसे मार के भागा तो जब वो बाहर गया तो उसे एक पुलिस वाला और मिल जाता है और पुलिस वाले को भी वो फिर मार के भागता है। तो अब उस पर्सन पे पहले तो चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, दूसरा उस पे जो पर्सन को उसने मारा है ना उसका इल्ज़ाम लगाया जाएगा ग्रीवियस हर्ट का, और तीसरा उस पे लगाया जाएगा पुलिस ऑफिसर को मारने का, कि पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसने पुलिस ऑफिसर को अब उसकी ड्यूटी के दौरान उसकी ड्यूटी नहीं करने दिया। तो उस पे ये तीनों चार्ज लगा के उसे एक ही ट्रायल में उसके ऊपर चलाया जा सकता है। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर पर्सन ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन करा है तो उसके बारे में तो उसमें भी वो एक ही ट्रायल में उसके ऊपर चार्ज लगा के चलाया जा सकता है। इसमें थर्ड में हमें बता रखा है कि अगर कोई ऐसा उनने एक्ट करा है या फिर उनने ऐसे एक्ट करे हैं जो कि दो तीन डेफिनेशन में आते हैं, जो कि दो दो एक या एक से ज़्यादा डेफिनेशन में आते हैं लॉग में, और मगर वो जो उनने जो क्राइम करा है वो क्राइम क्या कहते हैं वो क्राइम उनने एक एक्ट ऑफ सीरीज़ में करा है, तो उन सब जो उनने एक्ट करे हैं उन सब एक्ट के लिए उसे चार्ज किया जाएगा टुगेदर, और उसके ऊपर उस एक ही ट्रायल में उसके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा। फोर्थ में हमें बता रखा है कि उनने क्या कहते हैं एक्यूज्ड पर्सन ने सेवरल एक्ट करे और उसमें एक से ज़्यादा एक्ट करे, मतलब उसने, और उसमें क्या कहते हैं अगर एक एक्ट जोड़ें तो एक ऑफेंस बन रहा है, और अगर दूसरे एक्ट के इफ़ेक्ट जोड़ें तो दूसरा ऑफेंस बन रहा है, तो उन दोनों को कंबाइन करके उसके ऊपर वो चार्ज लगाया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है। फिफ्थ में हमें बता रखा है कि जो सेक्शन 71 है आईपीसी का, है ना, तो आईपीसी के सेक्शन 71 के ऊपर ये कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगा।
तो सेक्शन नंबर 221 पे आ गए हैं हम। 221 में हमें बता रखा है कि अगर डाउटफुल है कि जो पर्सन ने एक्ट करा वो डाउटफुल है कि वो किस ऑफेंस में आ रहा है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सब सेक्शन 1 में हमें दे रखा है कि अगर अक्यूज ने कोई एक्ट करा या एक्ट ऑफ सीरीज करा है जो कि डाउटफुल है कि वो किस ऑफेंस में आएगा, या फिर वो डाउटफुल है कि वो बहुत सारे ऑफेंसेस में आ रहा है, तो वो सारे के सारे ऑफेंस उसके ऊपर चार्ज किए जा सकते हैं और वो एक साथ भी ट्राई किए जा सकते हैं या अल्टरनेटिव में भी वो सब चार्ज किए जा सकते हैं। सेकंड में हमें बता रखा है कि अगर चार्ज कर दिया गया है किसी पर्सन को एक ऑफेंस के लिए और उसके बाद एविडेंस अपीयर होता है कि ये तो किसी डिफरेंट ऑफेंस के लिए कि इसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है, मगर ये इसने करा तो कोई दूसरा क्राइम है, तो उसको सज़ा मिलेगी जो उसने क्राइम करा है। ठीक है, उसे चाहे वो उसके लिए चार्ज हो ना भी हो, मगर उसे सज़ा उसके लिए मिलेगी जिसने वो ऑफेंस करा है। तो सेक्शन नंबर 222 में हमें बता रखा है कि व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड। इसमें हमें बता रखा है कि अगर पर्सन बहुत सारे ऑफेंस के साथ चार्ज किया गया है और उसका कॉम्बिनेशन मिलकर एक माइनर ऑफेंस बना रहा है ना, तो उस माइनर ऑफेंस के लिए उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। और अगर क्या कहते हैं और तो उसे उस माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और क्या कहते हैं जो रिमेनिंग पर्टिकुलर है अगर वो प्रूव नहीं भी हुए हैं तो भी उसे माइनर ऑफेंस के लिए कमिट कर दिया जाएगा कन्विक्ट कर दिया जाएगा उसमें उसे माइनर ऑफेंस के लिए, चाहे वो चार्ज उसके लिए ना भी किया गया हो। सेकंड में हमें बता रखा है कि पर्सन जो है उसे चार्ज किया गया है और फैक्ट प्रूव कर रहे हैं कि जिसके लिए वो चार्ज किया गया था वो एक माइनर ऑफेंस है ना, जिसके लिए वो चार्ज किया गया था उससे वो माइनर ऑफेंस है, तो वो माइनर ऑफेंस के लिए वो कन्विक्ट कर दिया जाएगा चाहे वो उसके ऊपर माइनर ऑफेंस का चार्ज ना भी लगा हो तो। थर्ड में हमें बता रखा है कि पर्सन जो है उसने ऑफेंस करा और उसके ऊपर चार्ज लग गया है ना, तो और उसने जो भी अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस करा और उसके ऊपर चार्ज लग गया है और उसके बाद उसने कोई किसी क्राइम का अटेम्प्ट करा है ना, तो उसके ऊपर अटेम्प्ट का सेपरेट चार्ज नहीं लगेगा, उसको उसी ट्रायल में उसके ऊपर अटेम्प्ट का भी चार्ज लग जाएगा और जो जो उनने ऑफेंस करा है उसके ऊपर वो भी चार्ज लग जाएगा। तो सेक्शन 223 में हमें बता रखा है कि किन किन पर्सनों को चार्ज के उन पर्सनों के ऊपर जॉइंटली चार्ज लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट में हमें बता रखा है कि अगर उनने सेम ऑफेंस कमिट करा है सेम ट्रांजैक्शन में तो उसको जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। बी में हमें बता रखा है कि अगर वो एक्यूज्ड जो है अबेटमेंट के लिए अगर उनने करा है या फिर उनने अटेम्प्ट करा है अबेटमेंट का तो भी उसके ऊपर जॉइंटली चार्ज लगाया जा सकता है। सी में हमें बता रखा है कि उन्हें एक से ज़्यादा ऑफेंस करा है और वो सेम काइंड के ऑफेंस करे हैं और उनने विद इन 12 मंथ्स, जो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। और इसमें आगे बता रखा है हमें डी में कि उनने डिफरेंट ऑफेंस करे हैं मगर उनने सेम ट्रांजैक्शन में वो ऑफेंस करे हैं, तो उसके ऊपर भी वो जॉइंट चार्ज लगाया जा सकता है। फिफ्थ में हमें बता रखा है कि अगर थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है ना, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, तो उसमें भी वो जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। एफ में हमें बता रखा है कि जो भी 411 और 414 चीटिंग से रिलेटेड मैटर है उसमें भी वो जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं सेक्शन नंबर 224 पे, जो कि लास्ट सेक्शन है हमारा चार्ज का। तो इसमें हमें बता रखा है कि चार्ज को विड्रॉ भी किया जा सकता है। अगर इसमें हमें बता रखा है कि अगर चार्ज किसी एक्यूज्ड पर्सन के ऊपर लगाए गए हैं, है ना, एक से ज़्यादा चार्ज अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन पे लगाए गए हैं और उसका कन्विक्शन
उनमें से किसी एक, मान लीजिए किसी पर्सन के ऊपर 3 चार्ज लगाए गए हैं और उनमें से किसी 3 में से एक चार्ज के ऊपर उसका कन्विक्शन हो गया है, ठीक है। तो तो क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट, है ना, प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट कंसेंट लेगा कोर्ट की, और कोर्ट की कंसेंट लेने के बाद वो जो रिमेनिंग चार्ज हैं उन्हें विड्रॉ कर सकता है। और उसके बाद कोर्ट क्या कहते हैं, प्रोसीडिंग पे स्टे लगा देगी जब तक कि कन्विक्शन, जब जब तक कि विड्रॉल नहीं हो जाता, तब तक वो उसके ऊपर कोर्ट स्टे लगा देगी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।